हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज का हमारा टॉपिक है द राइन ऑफ टेरर। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि राइन ऑफ टेरर किसे कहते हैं और उस समय क्या हुआ था। अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने जो अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था उसे रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम कैसे अबॉलिश्ड होती है और फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक कंट्री बनती है। फ्रांस के जो राजा रहते हैं लुइस 16, उन्होंने नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी पावर्स जो है लिमिटेड हो जाती हैं। पावर्स लिमिटेड हो जाने के कारण वे नाखुश रहते हैं और अपनी नेबरिंग कंट्री के राजाओं के साथ मिलकर नेशनल असेंबली के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। दूसरी ओर नेशनल असेंबली जो रहती है वे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के विरुद्ध जंग का ऐलान कर देती है। जैकोबिन्स क्लब का फॉर्मेशन होता है, ट्यूलिडीज पर अटैक होता है और लुइस 16 को सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइन ऑफ टेरर पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, यानी कि 1793 और से लेकर 1794 के बीच का जो समय है उसे राइन ऑफ टेरर कहा गया है। या तो हम कह सकते हैं कि जब जैकोबिन्स क्लब रूल करती थी ना कंट्री पर, तब उसके रूलिंग पीरियड को कहा गया है राइन ऑफ टेरर, मतलब डर का माहौल। अब ऐसा क्या था कि इस सिचुएशन को, इस समय को राइन ऑफ टेरर कहा गया, डर का माहौल कहा गया। तो चलिए पढ़ते हैं। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, फॉलोड स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो जैकोबिन क्लब के जो लीडर रहते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो क्या करते हैं ना कि इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी और रूल्स फॉलो करते थे। यहाँ तक कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी रखा था। यदि कोई व्यक्ति उनके द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं रहता था, चाहे उनके पॉलिसी चाहे रूल्स को नहीं फॉलो करते थे, तो उन्हें क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। अब वो व्यक्ति कोई भी हो, उनके अपने ही ग्रुप के मेंबर्स क्यों ना हो गया। तो एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स वर अरेस्टेड, imprisoned and tried by a रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। क्या था कि जो एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, या कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो गए, यहाँ तक कि उनके खुद के पार्टी के जो मेंबर्स हैं, अगर वे उनके जो निर्णय लिए गए हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को नहीं मानते थे, उनके पॉलिसी और रूल्स को नहीं फॉलो करते थे, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते थे, तो उन्हें क्या किया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन कर लिया जाता था और उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। उन्होंने ना एक रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया था। वो रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का स्पेशली फॉर्मेशन इसीलिए किया जाता है ना, ये देखने के लिए कि कौन व्यक्ति जो है, मतलब कि कौन जो है उनके डिसीजन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, उनके कौन लोग हैं जो उनके रूल्स और पॉलिसीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। दोज हु वर फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट वर गिलियोटिनाइड। होता क्या है कि अब जो भी व्यक्ति उनकी पॉलिसी को नहीं, उनकी बातों को नहीं मान रहे, उनसे उनके पॉलिसी चाहे रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, और ये कोर्ट ने ये देखा कि हाँ भाई ये व्यक्ति गलत है, तो उसे क्या किया जाता था ना, गिलियोटिनाइड किया जाता था। अभी गिलियोटिनाइड क्या था पढ़ते हैं। उस समय क्या होता है ना कि एक डिवाइस की इन्वेंशन हुई थी जिसे गिलियोटाइन कहा गया है। देखिए अब वह डिवाइस क्या था, तो a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded to cut off somebody's head, especially as a punishment। होता क्या था, गिलोटाइन क्या था कि एक डिवाइस था जिसमें ना दो पोल्स रहते हैं और बीच में एक ब्लेड होता था। और ये डिवाइस का क्या यूज़ था, इस डिवाइस का यूज़ था मैं किसी भी पर्सन को सज़ा देने के लिए। कैसी सज़ा, तो उसके सर को उसके धड़ से अलग करने की सजा दी जाती थी। ठीक है। तो उसमें क्या होता था ना कि दो पोल रहते हैं साइड में और बीच में ब्लेड रहता है, और उस ब्लेड पे जो रहते हैं व्यक्ति के गर्दन को रखा जाता था और उस ब्लेड से उसके गर्दन को काट दिया जाता था, जिससे क्या होता था, व्यक्ति का सर उसके धड़ से अलग हो जाता था। तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सजा दी जाती थी उस समय। ठीक है। जो व्यक्ति गिल्टी फाउंड हुए, यानी कि जो उनके पॉलिसी को नहीं फॉलो करते थे, उनके खिलाफ जाने की कोशिश करते थे, उन्हें गिलियोटाइड किया जाता था। उन्हें उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब इस डिवाइस के इन्वेंटर कौन थे, इस डिवाइस को किसने खोजा था, तो डॉक्टर गिलियोटाइन थे, जो जिन्होंने गिलियोटाइन को
का इन्वेंट किया था और इन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम रखा जाता है। ठीक है, क्या हो रहा था उस समय कि 1793 से 1794 के बीच के समय को राइन ऑफ टेरर कहा गया है। वहाँ के जो रॉबेस्पियर रहते हैं, जैकोबिन क्लब के जो हेड रहते हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी, क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी अपनाई थी इक्वालिटी को स्प्रेड करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए थे। जो भी गिल्टी फाउंड होता था उसे गिलोशनाइट किया जाता था, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब देखते हैं चेंजेस मेड बाय रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट, यानी कि रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट रहती है, रॉबेस्पियर द्वारा क्या क्या बदलाव लाए जाते हैं सोसाइटी में। फॉलो पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस और फिक्स द मैक्सिमम लिमिट टू रेज द प्राइस एंड वेजेस। उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं ना कि मैक्सिमम लिमिट जो रहता है कि हाँ किसी भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इतना तक आप बढ़ा सकते हो, तो उस जो मैक्सिमम लिमिट को रहता है ना उसको फिक्स कर देते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, इस काम के लिए इससे ज़्यादा वेजेस आपको नहीं दिए जा सकते। तो वही उन्होंने ना मैक्सिमम सीलिंग मतलब कि पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम सीलिंग लाया था। क्या था पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम सीलिंग कि किसी भी प्रोडक्ट को कि प्राइस को किसी भी प्रोडक्ट के मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर दिया जाता था कि इस प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ सकता है तो इतना तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। सेम वेजेस के केस में भी होता है कि यदि वेजेस बढ़ेगा तो इतना तक बढ़ सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिए थे। मीट एंड ब्रेड वर रैशन, मतलब जो मीट और ब्रेड थे ना उसको रैशन कर दिया गया था, मतलब अब उसको ना इजीली राशन की दुकान पर अवेलेबल कर दिया गया था। फोर्स्ड सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स टू द सिटीज एंड टू सेल देम एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब उन्होंने एक और पॉलिसी अपनाई थी, उन्होंने कहा था ना मतलब कि फोर्स्ड सेलिंग की पॉलिसी अपनाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि शहर में अब आपका मन हो चाहे ना मन हो, आपको फूड ग्रेन्स जो है वो शहर में बेचना है, और वो भी किस प्राइस पे, तो उसी प्राइस पे जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड की गई हो, आपको उसी फिक्स्ड प्राइस पे फूड ग्रेन्स को शहर में बेचना है। तो फोर्स्ड सेलिंग हो गया था। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ना उन्होंने सही में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। द इक्वालिटी ब्रेड, all citizens were allowed to eat the pain de elite equality bread, a bread made up with same wheat for all citizens irrespective of wealth। अब देखिए उनका मानना था ना कि जैसे समानता कब आएगी, इक्वालिटी लोगों को कब फील होगा कि हाँ भाई हम लोग इक्वल हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। उनका मानना था ना कि अगर जब हम लोगों को खाने की चीज़ों में ही इक्वालिटी प्रोवाइड करें ना तो उन्हें ये अंदर से फीलिंग्स आएगी कि हाँ वे लोग मतलब कि वे सभी एक समान है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, इक्वालिटी ब्रेड का मतलब इक्वालिटी ब्रेड के कह सकते हैं कि इक्वालिटी कह सकते हैं कि इक्वालिटी ब्रेड का मतलब कि रूल लेके आए थे। इक्वालिटी ब्रेड के उनका मानना था ना कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें इक्वल मतलब कि एक ही रॉ मटेरियल से बना हुआ, एक ही ब्रांड या कह सकते हैं कि एक ही क्वालिटी के रॉ मटेरियल का बना हुआ ब्रेड दिया जाएगा। मतलब क्या था कि जो अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स नहीं यूज़ किए जाते थे। मतलब इन द सेंस कि क्या था कि अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत तरीके का रॉ मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। जिस अब मान लीजिए अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट का प्राइसेस भी हाई होगा, और अगर थोड़ा लो क्वालिटी का यूज़ किया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है लो रहेगा। तो इसके कारण उन्हें ऐसा लगा कि अगर ऐसा होगा ना तो समाज में जो है इक्वालिटी नहीं प्रमोट हो पाएगी, समाज में जो है इक्वालिटी नहीं बनी रह पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अब जैसा भी ब्रेड हो सब ब्रेड को एक ही क्वालिटी के रॉ मटेरियल से बनाया जाएगा। सारे ब्रेड में जो है आटा, या जैसे ब्रेड को बनाने के लिए आटा कह सकते हैं या मैदा की ज़रूरत होती है, तो वे आटा और मैदा जो है एक ही क्वालिटी के रहेंगे, अलग अलग क्वालिटी के नहीं रहेंगे, एक ही क्वालिटी के रहेंगे। जिससे क्या होगा ना कि इक्वल ब्रेड मिलेगा सभी लोगों को, और जिससे लोगों को ये लगेगा कि हाँ हमें इक्वालिटी मिल रही है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मॉन्स्योर सर
and madam was abolished and city on men and city on women were adopted। मतलब क्या था कि उस समय क्या था ना कि सोसाइटी में कि कोई भी व्यक्ति को मतलब कि जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है उन्हें उनको डिनोट करने के लिए मॉन्सियोर सर का वर्ड यूज किया जाता था। सर की संज्ञा दी जाती थी और किसी मतलब कि लेडी को मैडम या मैडम कहा जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि मॉन्सियोर और मैडम वाले सिस्टम को अबॉलिश कर दिया हटा दिया और एक सिस्टम लाया सिटियोन एंड सिटियोन। सिटियोन किसके लिए यानी कि जो मेन मेंबर्स हैं यानी कि जो पुरुष हैं उन्हें सिटियोन कहेंगे और सिटियोन यानी कि जो वहाँ की स्त्रियां हैं जो महिलाएं हैं उन्हें सिटियोन कहेंगे। इसका मतलब होता है सिटीजन यानी कि अब आप कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं है, अब वहाँ के हर एक व्यक्ति को आप अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो आपको वहाँ का नागरिक कहा जाएगा। अब क्या होता है ना कि churches were shut down and converted into barracks, a building where soldiers live और ऑफिस। अब उन्होंने क्या किया था कि जितने भी चर्चेस रहते हैं या चर्च के बिल्डिंग जो रहते हैं उन्हें बंद करवा देते हैं और या तो उन्हें कन्वर्ट करा देते हैं क्या चीज़ में, बैरक्स और ऑफिस में। बैरक्स किसे कहते हैं तो बैरक्स एक ऐसा जगह जहाँ पे सैनिक रहा करते थे जहाँ या कह सकते हैं सेना की रहने की जगह को बैरक्स कहा जाता था। तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी चर्च रहते हैं उन्हें बैरक्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर ऑफिस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए होता है क्या कि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स जो रॉबेस्पियर द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स थे, पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो उसके कारण क्या होता है ना कि उनके खुद के मेंबर्स जो रहते हैं उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स जो रहते हैं वे देखते हैं कि नहीं यार बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में हो रहा है, थोड़ा लिबरलाइजेशन चाहिए, थोड़ी छूट चाहिए। तो होता है क्या ना कि रॉबेस्पियर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड गिलिस्टनाइड द नेक्स्ट डे। होता क्या है कि कोर्ट जो है रॉबेस्पियर को गिल्टी करार मानती है, गिल्टी फाउंड करती है कि नहीं हाँ इनकी गलती है, तो उन्हें जुलाई 1794 को अरेस्ट किया जाता है और उसके अगले दिन उन्हें गिलिस्टनाइड कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए राइन ऑफ टेरर जो है एक अपने में ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एक बार हम लोग फिर रिकॉल करते हैं कि राइन ऑफ टेरर में उस समय हुआ क्या, कब का समय 1793 से 1794 के पीरियड को क्या गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो रहते हैं वे बहुत ही इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कोई उनके बात को या उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता था, उनके बात को नहीं मानता था, उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो उसे गुलिशनाइड किया जाता था। ये कैसी सज़ा थी तो एक ऐसी सज़ा थी जिसमें ना व्यक्ति के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था। बहुत सारे चेंजमेंट आए, क्या क्या चेंजमेंट थे तो मैक्सिमम सीलिंग पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम सीलिंग अडॉप्ट किया जाता गया था। फोर्स्ड सेलिंग था, फूड ग्रेन्स का फोर्स सेलिंग था। इक्वालिटी ब्रेड का सिस्टम था यानी कि मतलब कि लोगों को खाने की चीज़ों में समानता मिलेगी तो लोगों के अंदर से इक्वालिटी वाली फीलिंग आएगी। उन्हें ये लगेगा कि हाँ सारे लोग जो हैं एक जैसे ही हैं, किसी में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था सर और मैडम वाला उसको ख़त्म कर दिया जाता है और एक सिर्फ मतलब कि नागरिक यानी कि आप वहाँ के नागरिक को ये सिस्टम को लाया जाता है। चर्चेस को बंद कर दिया जाता है और एक बैरक्स और कह सकते हैं ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लास्ट में क्या होता है कि रॉबेस्पियर जो रहते हैं उन्हें गिलिस्टनाइड कर दिया जाता है। कब किया जाता है 1794। हमारे इस चैप्टर का नोट्स आपके लिए PDF फॉर्म में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा और इसे ज़रूर पढ़िएगा।